हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एएनएस का सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हैं। एएनएस में कल हम लोग ने सीखा पैरासिम्पैथेटिक के बारे में, जहाँ पे आपको ये पता चलता है कि पैरासिम्पैथेटिक में क्या क्या होता है। ठीक है, हमने आपको कल हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्या क्या फ़र्क है और क्या क्या उसमें मतलब कौन से गैंग्लियन कहाँ पर है, कौन सा शॉर्ट गैंग्लियन है, कौन सा लॉन्ग गैंग्लियन है, फिर उसके रिसेप्टर्स, उसके एक्शंस और हम लोग कौन से मेडिसिन यूज़ करते हैं। प्लस हम लोग ने सीखा पैरासिम्पैथोलाइटिक के बारे में। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे सिंपैथेटिक के बारे में। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या तो फिर एड्रेनर्जिक्स कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग ने कल जो पढ़ा था कि सिंपैथेटिक में क्या होता है, गुस्सा आने पे क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, हमें हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, टैकीकार्डिया हो जाता है, मतलब हार्ट बीट बढ़ जाता है हमारा। वैसे बट इन जीआई या ब्रोंकाई में ये रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एड्रेनालिन एंड एफिनेफ्रिन। सो एड्रेनालिन एंड एफिनेफ्रिन जो हम लोग यूज़ करेंगे, और नॉर एड्रेनालिन और नॉर एफिनेफ्रिन दिस विल एक्ट पेरिफेरली, मतलब दूर, नॉट फ्रॉम द सेंटर पार्ट, दूर से इधर पे एक्ट करेगा। ओके, वेयर एज डोपामाइन एंड सेरोटोनिन, ओके, दिस विल एक्ट सेंट्रली। सो सिंपैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एड्रेनर्जिक्स, इसमें क्या होता है, हम लोग इसमें ये दो तरह से काम करता है, एक्ट पेरिफेरली एंड दिस एक्ट सेंट्रली। सेंट्रली मतलब थ्रू योर ब्रेन, सो ब्रेन के थ्रू डोपामाइन और सेरोटोनिन एक्ट करता है, whereas peripherally this will work like your adrenaline and noradrenaline. Adrenaline is used as in an anaphylactic shock, और एड्रेनालिन एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्यों यूज होता है, तो आंसर ये होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एड्रेनालिन लाइक नॉरएफिनेफ्रिन एंड नॉरएड्रेनालिन दिस इज नॉट अवेलेबल इन बीटा 2 रिसेप्टर्स। ठीक है, एनाफाइलेक्टिक शॉक का मतलब क्या होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक का मतलब है कि किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो सडन एलर्जिक रिएक्शन किसी की वजह से होने से हम लोग क्या देंगे, एड्रेनालिन, ना कि नॉर एड्रेनाल या फिर नॉर एड्रेनालिन। क्यों, क्योंकि दिस इज नॉट प्रेजेंट इन बीटा 2 रिसेप्टर। फाइन, सो सेंट्रली एक्टिंग इज डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। क्या होता है, जब डोपामाइन का ये इंक्रीज होगा, हम लोग जब इंक्रीज इन डोपामाइन करेंगे तो इंक्रीज इन एड्रेनर्जिक एक्शन होगा। एड्रेनर्जिक एक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हाइपर स्टिमुलेशन इन योर ब्रेन। ओके, जो क्या हो जाएगा उसमें, साइकियासिस या साइकियाट्रिक, यानी कि इंसान ज़्यादा सोचने लग जाता है। सेकेंड, अगर डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है तो ये क्या करेगा, डिक्रीज इन एड्रेनर्जिक रिएक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन कोलिनर्जिक एक्टिविटी, जैसे हम लोग ने कल पढ़ा था पैरासिम्पैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक या फिर कोलिनर्जिक या तो पैरासिम्पैथोमेटिक। सो दैट इज इंक्रीज इन पैरासिम्पैथेटिक बोल सकते हैं, या इंक्रीज इन पैरासिम्पैथोमेटिक, या फिर इंक्रीज इन कोलिनर्जिक एक्टिविटी विच विल लीड टू पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन में क्या होता है कि आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, समझ में आया? आप एकदम, आपका ब्रेन जो है बहुत स्लो काम करता है, बहुत स्लो। ठीक है, आपको सोचने में टाइम लगता है। वेयर इन साइकियाट्रिक क्या होता है, आपका ब्रेन जो है हाइपर स्टिमुलेटेड में होता है, कि हम लोग सोचते कुछ और करते कुछ और है, ऐसा है। या फिर कोई कोई केस में ऐसा हो जाता है कि हम लोग ज़्यादा सोचने की वजह से हम लोगों को नींद नहीं आती है। सो ये सब केसेस हैं, ये सब होता है उसमें। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको इतना। तो हम लोगों ने कल जिस तरह से हम लोगों ने टेबल सीखा था पैरासिम्पैथेटिक के बारे में, आज हम लोग सीखेंगे सिंपैथेटिक में क्या होगा। फाइन, सो हम लोगों ने कल देखा था जैसे कि अगर गुस्सा आएगा तो क्या होगा। ठीक है, सो अब हम लोग लिखेंगे एक्शंस। सो इन केस ऑफ ब्लड वेसल्स क्या होगा आपका, वैसो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा यहाँ पर। ओके, हेयर फॉलिकल में क्या होगा, इरेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल, इरेक्शन ऑफ हेयर। ठीक है, अब सीएनएस में क्या करेगा, ये सीएनएस को ये क्या करेगा, ठीक है, हम लोग ये बाद में देखते हैं, पहले हम लोग हार्ट पे आ जाते हैं। तो हार्ट पे क्या करेगा, ये इंक्रीज ये करेगा। ठीक है, तो इंक्रीज हार्ट रेट होगा तो क्या हो जाएगा, ये टैकीकार्डिया। सो हियर वी कैन सी अल्फा 2 और बीटा 2, यानी कि अल्फा 2 और ये बीटा 2 ये क्या करेगा, ये इनहिबिटरी रिएक्शन देगा। यानी कि जो भी दूसरे की तरफ, मतलब जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया तो सेम उसका उल्टा देगा यहाँ पर अल्फा 2 में एंड बीटा 2 में। सो सीएनएस में इसमें अगर ये उल्टा रिएक्शन देगा तो क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा आपके टेंशन को। सो दैट विल लीड टू हाइपोटेंशन। ओके,
और यहां पर क्या करेगा ये, रिलैक्सेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? ओके, सो आप लोगों को ये बता दूं कि अल्फा 1 या फिर हम लोग सिंपैथेटिक, ये जो काम करता है किस पे, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स पे। सो अल्फा रिसेप्टर कहाँ पे अवेलेबल, बीटा रिसेप्टर कहाँ पर अवेलेबल है आपका, बीटा रिसेप्टर कहाँ पे अवेलेबल है? सो बीटा 1 इज अवेलेबल इन योर हार्ट, बीटा 2 इज अवेलेबल इन योर स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकस, जीआई एंड यूटेरस, एंड अल्फा रिसेप्टर इज अवेलेबल इन योर ब्लड वेसल्स। ठीक है, और अल्फा 2 रिसेप्टर कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ सीएनएस में अवेलेबल होता है। ठीक है, अब हम इसका ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो जब वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो हम लोग क्या यूज करना है यहाँ पे, एंटागोनिस्ट। ओके, यहाँ पर अगर हाइपोटेंशन है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग को थोड़ा टेंशन बढ़ाना है, क्योंकि हाइपोटेंशन में नहीं देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक्चुअली इन दिस केस दोनों भी यूज हो सकता है, हाइपोटेंशन में भी एगोनिस्ट भी यूज करते हैं कि हाइपरटेंशन रहेगा तो, और हम लोग एंटागोनिस्ट भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आएगा सेंट्रली एक्टिंग में आपका आ जाएगा मिथाइल डोपा। ठीक है, अब हार्ट में टैकीकार्डिया है तो हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, एंटागोनिस्ट, ताकि ये आपका हार्ट को रिलैक्स कर सके। ये सब का मतलब ये हो रहा है कि हम लोग आपको इन फ्यूचर जब पढ़ेंगे अल्फा बीटा 1 बीटा 2, सो क्लासिफिकेशन में सब काम आएगा कि अल्फा 1 ब्लॉकर, अल्फा 2 ब्लॉकर, बीटा 1 ब्लॉकर, बीटा 2 ब्लॉकर। मोस्ट ऑफ द मेडिकेशंस आपको मोस्टली ब्लॉकर्स यानी कि इनिबिटर्स में ही काम होता है। ठीक है, जो भी मेडिसिन आप लोग लेते हैं ये हमेशा ब्लॉकिंग का काम करता है, इनिबिट का काम करता है। ठीक है, विथ सम एक्सेप्शंस, कोई कोई जो होता है जो एगोनिस्ट में काम करता है, मगर मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन मोस्टली एंटागोनिस्ट में ही काम करता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं आपके एसएमएन इसमें रिलैक्सेशन में। सो हम लोग इसको यूज करेंगे एज एन एगोनिस्ट। कब? एज एन एगोनिस्ट। एज एन एगोनिस्ट जब हम लोग यूज करेंगे तो ये लेबर में काम आएगा, जब डिले करना होगा लेबर को तब हम लोग रिलैक्सेशन में काम करेंगे। और हम लोग इसको एंटागोनिस्ट में भी काम करेंगे जब यूरिन इनकंटिजेंसी का प्रॉब्लम होगा, बीपीएच का प्रॉब्लम होगा। सो इन दैट केस इन जीआई एंड यूट्रस हम लोगों को वो यूज करना पड़ेगा। वेयर इज इन द ब्रोंकाई हम लोगों को क्या होगा कि जब ब्रोंकस रिलैक्स रहेगा उन दैट केस हम लोगों को तो एगोनिस्ट ही यूज करना है, क्योंकि हम लोग को रिलैक्सेशन ही चाहिए वहां पर। ठीक है, क्योंकि अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो डायरेक्टली लीड टू द फेलियर, हार्ट फेलियर हो जाएगा उससे। ठीक है, ब्लड नहीं पहुंचेगा, सो डायरेक्टली डेथ हो जाएगा। इसके लिए इन दिस केस वी विल बी गोइंग फॉर दिस रेस्ट। इसमें और इसमें जब भी ये रिलैक्स मोड पे रहेगा तो इसका भी यूज ये है, एगोनिस्ट हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग को लेबर पेन में, ये लेबर में काम आएगा कि जैसे कि किसी का होता है कि सातवें महीने में जैसे बोलते हैं कि भाई इसका 7वें महीने में बच्चा हो गया, सो उसको प्रिवेंट करने में ये काम आता है। ठीक है, सो रिलैक्सेशन। बट हम लोग को अगर हम लोग यहाँ पे एंटागोनिस्ट यूज करते हैं सो इन दैट केस इट विल बी यूज्ड फॉर यूरिन इनकंटिजेंसी में। ठीक है, बीपीएच के प्रॉब्लम में, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया में। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया ये पूरा चैप्टर, ये चार्ट। सो सिंपैथेटिक और एड्रेनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं पहले कि क्या क्या होता है। जैसे हम लोग ने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में वहाँ पे टेबल में लिखा था कि क्या क्या होता है। वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, कार्डियक स्टिमुलेंट होता है, ब्रोंकोडायलेटर, यूटेरिन में मतलब रिलैक्सेशन, सीएनएस स्टिमुलेंट यानी कि सीएनएस में, और नेजल डीकंजेस्टेंट भी एक उसमें का पार्ट है। वैसोकंस्ट्रिक्शन मतलब ये कौन से इसमें अवेलेबल है आपके, वैसोकंस्ट्रिक्शन, दिस इज अल्फा 1। ठीक है, कार्डियक स्टिमुलेंट मतलब हार्ट मसल्स कहाँ पर अवेलेबल है आपके, बीटा 1। इन ब्रोंकोडायलेटर इट्स बीटा 2। ठीक है, यूटेरिन आपका बीटा 2 एंड दिस विल बी अल्फा 2। ओके, इसको हम लोग ब्लड वेसल्स में ही जोड़ेंगे। फाइन। सो अभी क्या होगा इसमें, तो यहाँ पे आपका वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है अल्फा 1 में, जिसको हम लोग देंगे एड्रेनालिन एंड एफिड्रिन। ओके, उसके बाद में कार्डियक स्टिमुलेंट, एड्रेनालिन, डोब्यूटामाइन, डोपामाइन एंड आइसोप्रेनालिन, दिस आर द कार्डियक स्टिमुलेंट। बट डोब्यूटामाइन इसमें हम लोग, अगर क्वेश्चन ये आता है कि विच ऑफ दिस इज अ कार्डियक स्ट्रॉन्ग कार्डियक स्टिमुलेंट, ठीक है, तो हम लोग क्या देंगे उसमें, इन दैट केस वी आर गिविंग डोब्यूटामाइन। ओके, सो दिस विल बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, एंड अगर वहां पर अवेलेबल ये नहीं है तो हम लोग सेकेंड प्रायोरिटी देंगे डोपामाइन को। ठीक है, सो
कार्डियक स्टिमुलेंट में डोबुटामाइन फर्स्ट प्रायोरिटी एंड डोपामाइन विल बी योर सेकेंड प्रायोरिटी। फिर ब्रोंकोडायलेटर में आएगा आपका साल्ब्यूटामॉल, साल्मेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल, टर्ब्यूटालिन, ये सब आएगा आपका। इसमें आपको पता ही होगा कि इसमें आएगा आपका साबा एंड लाबा। सो साबा मीन्स शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। सो इसका एग्जांपल क्या आएगा आपका, साल्ब्यूटामॉल, फिर टर्ब्यूटालिन, ब्यूटालिन। वेयर इज लाबा में आएगा आपका साल्मेट्रॉल, सॉल्मेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल। सो ये सब यूज होगा इसमें, ठीक है। साबा में क्या होगा कि ये शॉर्ट एक्टिंग, रैपिड ऑफ एक्शन इसका बहुत शॉर्ट होगा, ठीक है। आपने लिया तुरंत काम करना है, सो रैपिड ऑफ एक्शन एंड शॉर्ट टाइम के लिए। बट वेयर एज इन दिस ये होगा रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन बट फॉर द लॉन्ग टाइम, इसके लिए लाबा एंड शॉर्ट इज साबा, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये। उसके बाद में यूट्रीन रिलैक्सेंट, इसको हम लोग टोकोलाइटिक्स भी कहते हैं। टोकोलाइटिक्स का मतलब क्या होता है, टोकोलाइटिक्स का मतलब ये होता है कि वो मेडिकेशन जो लेबर को आगे लेकर जाए, ठीक है, जो प्रीमेच्योर बर्थ होने वाला था उसको वो डिले कराएगा। सो डिले इन द प्रीमेच्योर बर्थ, दैट इज नोन एज योर टोकोलाइटिक्स। सो रिटोड्रिन, आइसोक्सिरिन, साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन। तो सीएनएस स्टिमुलेंट इसका एग्जांपल आएगा आपका एम्फेटामाइन एंड डेक्स एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन का प्रॉब्लम ये है कि एम्फेटामाइन इंसोम्निया कॉज करता है। ये सीएनएस को स्टिमुलेट तो कर देगा बट ये क्या कॉज करेगा, इंसोम्निया। ओके, सो ये इंसोम्निया कॉज करेगा एंड दिस इज नेजल डिकंजेशन, दैट इज ब्लड वेसल्स का जैसे हम लोग ने देखा था। सो उधर पे हम लोग क्या देंगे, ऑक्सीमेटाजोलिन, जैसे आपका ओट्रिविन होता है। हियर बीटा 2 विटामिन, ये आपको पता होना चाहिए कि विटामिन B2, ओके, विटामिन B2 इज गुड फॉर योर लंग्स, क्योंकि वो वहाँ पे ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस जो ब्रेकडाउन होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वाला, वो सब करने में काम आता है। सो इन दैट केस यू कैन सजेस्ट, अगर आप एक क्रॉस प्रमोट करना चाहते हो किसी को भी बीटा विटामिन B2, सो इन दिस केस यू कैन सजेस्ट देम, ठीक है, जो हार्ट, जो लंग्स, जो आस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, ठीक है। अदर देन दैट, वेल देन एवरीथिंग इज डन। नाउ लेट्स गो टू योर सिंपैथेटिक, हो गया। अब हम लोग जाएंगे सिंपैथोलाइटिक के लिए। सो इस चैप्टर के लास्ट सेशन में हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, जिसका नाम है एंटी एड्रेनर्जिक या सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स। अब हम लोगों को क्या करना है इसमें, तो इसमें हम लोग देखें कि मेडिसिन या फिर सिंपैथोमिमेटिक मतलब ये कौन से लोकेशंस पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, ठीक है। सो ये सब जगह पे ये अवेलेबल होते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने उसका क्लासिफिकेशन भी लिखा गया है। तो सो इन दैट केस अल्फा ब्लॉकर, 3 क्लास हमने बनाया, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, थर्ड है अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर, ठीक है। इसको हम लोग नॉन सिलेक्टिव भी बोलते हैं, नॉन सिलेक्टिव बीटा अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स, ओके। सो इसमें जब अल्फा ब्लॉकर्स में आएगा आपका नॉन सिलेक्टिव अल्फा 1 पहले, फिर अल्फा 1 एंड अल्फा 2, फिर सिलेक्टिव अल्फा 1 एंड सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर। सेम वहीं पे भी हम लोग ने बीटा ब्लॉकर में वही किया है, नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2 ब्लॉकर एंड सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। यहाँ पे बीटा 2 ब्लॉकर क्यों नहीं लिया हम लोगों ने, जैसे कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले सेशन में जैसे बताया था कि बीटा 2 ब्लॉकर्स अगर हम लोग लेते हैं, ब्लॉक अगर करते हैं, क्योंकि हमारा लंग्स जो होता है रिलैक्स फॉर्म में ज़रूरी है हमें, ठीक है। अगर वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है, अगर वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है तो उस केस में इंसान मर जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को रिलैक्स ही चाहिए, दैट इन दैट सो बीटा 2 ब्लॉकर्स आर नॉट यूज्ड, ओके। अब हम लोग बात करते हैं नॉन सिलेक्टिव अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ब्लॉकर्स की। सो नॉन सिलेक्टिव अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ब्लॉकर्स में कौन सा अवेलेबल है, फिनॉक्सीबेंजामाइन, फेंटोलामाइन, टोलाजोलिन, ठीक है। ये 3 अवेलेबल मेडिसिन है इसमें, जिसमें फिनॉक्सीबेंजामाइन में क्या होता है, दिस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। पेंटोलामाइन एंड टोलाजोलिन
it is used in the treatment of cheese reaction. It is used in the treatment of cheese reaction. अब cheese reaction मतलब क्या होता है? So cheese reaction मतलब ये होता है कि आपका हाइपरटेंशन हो जाएगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है। ये कब होता है? जब हम लोग टायरामाइन एमओए के साथ में हम लोग लेते हैं, यानी कि हम लोग को चीज़, जब हम लोग बोलते हैं कि चीज़ को हम लोग टायरामाइन के साथ में नहीं लेना, या चीज़ को हम लोग को एमओए के साथ में नहीं लेना चाहिए, मोनोसाइक्लिक अमीनो ऑक्सीडेज के साथ में नहीं लेना है। सो एमओ के सो दैट इज कॉल्ड एज चीज रिएक्शन, ठीक है। सो चीज रिएक्शन में फेंटोलामाइन और टोलाजोलिन काम आता है। रिसर्पिन यहाँ पे शॉर्ट में इसके लिए लिखा हो कि रिसर्पिन भी इसमें काम आएगा। सो आप लोग ये लिख के रख दीजिए कि मेडिसिन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ चीज रिएक्शन, या तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस, या तो फिर टायरामाइन के साथ में हम लोग कौन से मेडिसिन, अगर चीज रिएक्शन अगर होता है या फिर हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है तो हम लोग कौन से मेडिसिन यूज करते हैं। तो दैट इज रिसर्पिन, फेंटोलामाइन एंड टोलाजोलिन, ठीक है। उसके बाद में सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। So in that case you will get prazosin, terazosin, tamsulosin and doxazosin, ठीक है। इनका यूज आपको, जैसे टैम्सिलोसिन ये आपको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया में भी काम आएगा, दैट इज बीपीएच, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि यूरिन इनकंटिजेंसी में भी काम आता है। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या है इन सबको यूज करने का? इसमें पोस्चुरल हाइपोटेंशन आएगा आपको। पोस्चुरल हाइपोटेंशन मतलब आपने दवाई लिए और आधे घंटे के अंदर अंदर आपको इनिशियली ये होता है, ठीक है, बाद में नहीं होगा। अगर इनिशियली आपको ये फेस होता है कि इनिशियली आपको पोस्चुरल हाइपोटेंशन आएगा कि आपने दवाई लिया और आपको अचानक से चक्कर जैसा आ गया, आपका बीपी लो हो गया, ठीक है। तो इसके लिए जब भी आप ये दवाई लेते हैं, इसमें से कोई भी दवाई आप लेते हैं, तो आप पहले दवाई लीजिए, रेस्ट कीजिए आधा घंटा, उसके बाद ही आप कहीं भी जाइए, ठीक है। उसके बाद में ड्राउजीनेस, ठीक है, एंड लिथार्जी। Then selective beta two blocker will be yohimbine, that is a natural alkaloid, okay. And in the beta blockers we are having non-selective beta 1 and beta 2 blocker and selective beta 1 blocker, okay. So whereas in beta 1 and beta 2 blocker you are having propranolol, sotalol, timolol and pindolol. In that propranolol it is having an anti migraine property. इसका भी एक सेक्शन बना के रखेगी एंटी माइग्रेन प्रॉपर्टी किस किस में, क्योंकि इन फ्यूचर आपको अभी आने वाला है। जैसे कि प्रोप्रानोलॉल हो गया, सोडियम वैल्प्रोएट हो गया, आपका कैफेन हो गया, सो ये सब आपका आने वाला है। सो अभी आप एंटी माइग्रेन प्रॉपर्टी का एक छोटा सा एक कॉलम बना दो, मे बी 5 to 6 ड्रग्स उसमें आएंगे। सो इसमें एंटी माइग्रेन प्रॉपर्टी है। प्रोप्रानोलॉल क्या होता है, जब हम लोग को फूड के साथ में लेते हैं, ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। प्रोप्रानोलॉल when you take with your food, absorption increases with the food. Sotalol, it's also used as an potassium channel blocker. Timolol, it's used in the treatment of glaucoma. Okay, कल भी हम लोगों ने और दो मेडिसिन पढ़े थे, इकोथायोफेट एंड योर पाइलोकार्पिन, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। इसमें आएगा सभी तरह के आपके लॉल्स, एटर्नलॉल, मेटोप्रोलॉल, नेबिवलॉल, ठीक है। ये आपका हाइपरटेंशन में भी आएगा आगे, बट फिलहाल मैं आपको ये बता दूं। सो एटेनोलॉल, नेबिवलॉल, मेटोप्रोलॉल, एसब्यूटेलॉल एंड ऑक्सीप्रेनोलॉल। सो एटेनोलॉल इट इज सेफ इन प्रेगनेंसी, ठीक है। अभी प्रेगनेंसी में क्या क्या है देखो, आप ये भी बना के रखिए कि प्रेगनेंसी में कौन से मेडिकेशन सेफ है और कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सो एक पेज लिए उसमें लिखिए सेफ मेडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मेडिकेशन, तो वो भी आपके काम आएगा, ठीक है। So safe in pregnancy is your atenolol, but whereas in lactation मतलब breast feeding जब करेंगे तब this will be contraindicated. Got it? So acebutolol, oxyprenolol and your pindolol. It is an intrinsic sympathomimetic. It has intrinsic sympathomimetic action. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये बीटा ब्लॉकर तो है, ओके, बट ये एगोनिस्ट की तरह काम करेगा। दिस विल वर्क लाइक एन एगोनिस्ट अगेंस्ट द कैटेकोलामाइंस विच इज वर्किंग लाइक एन एंटागोनिस्ट, ठीक है। समझ में आ गया आपको? सो इतना ही है, अब इतना पढ़ लीजिए, आपका ANS कंप्लीटली फिनिश्ड।